everyone, this is Shwetasri and welcome you all to the YouTube tutorial SNAPS Biology. So today in this class, we are going to discuss about the CPT 2021 and specially about the botany question paper. Okay, 31st अगस्त पे आप लोग का था बॉटनी एग्ज़ाम. तो बॉटनी एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुका है एंड क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा आया था. थोड़ा बहुत हार्ड था, थोड़ा इजी भी था क्वेश्चन एंड 2-3 क्वेश्चन ऐसे थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का था. तो आज की क्लास पे मैं आपको बॉटनी पे जो क्वेश्चन आया था वो सारे को एकदम से अच्छे से समझाऊंगी कि क्वेश्चन पे एक्चुअली क्या पूछा गया था. ठीक है, एंड उसकी ऑप्शंस भी देखेंगे एंड ऑप्शन में से चूज़ करेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा. ठीक है, तो बहुत काम करने वाले हैं हम लोग आज की क्लास पे. सो जल्दी ही क्लास को स्टार्ट करेंगे एंड जो बच्चे ये वीडियो पे नए हो और ये चैनल पे नए हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल दैट इज स्नैप्स बायोलॉजी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you will get all notification from our channel. Okay, if you want to connect with us on Instagram, Facebook and Telegram group, the links are given in the description box. Please go to the description and click on those links and do connect with us as soon as possible. Okay, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 इज द alga with multinucleated and siphonous vegetative thallus is what? ओके, सो मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा एंड साइफोनस वेजिटेटिव थैलस किसकी होते हैं? ओडागोनियम, वर्चेरिया, फ्यूकस और पॉलीसाइफोनिया. तो इनमें से आंसर हो जाएगा वर्चेरिया. है या नहीं? इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन ज़रूरत है क्या? ये एक बहुत ही डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा थैलस है ये चारों ऑप्शन में से जहाँ पे मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर रहता है एंड साइफोनस वेजिटेटिव स्ट्रक्चर रहता है. तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्चेरिया इज करेक्ट. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन द डीएनए ऑफ अ फेज इज ट्रांसमिटेड टू द होस्ट देयर इज अ टेम्पररी पीरियड ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इन्फेक्टिविटी. सच पीरियड इज कॉल्ड एज व्हाट? ओके, जब डीएनए ऑफ अ फेज ट्रांसमिट होता है होस्ट पे तो एक टेम्पररी पीरियड आ जाता है. ठीक है, जिसपे कि इन्फेक्शन की डिसअपियरेंस हो जाती है, मीन्स इन्फेक्शन नहीं होता. तो वो पीरियड को क्या बोलते हैं? वो पीरियड को क्या बोलते हैं? वो पीरियड को बोलते हैं लैटेंट पीरियड. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लैटेंट पीरियड. चलो देखेंगे कुछ क्वेश्चन नंबर 3 को. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेन इन्वॉल्व्स व्हाट? ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि लाइकेन पे होता है वो कौन कहता है? बोथ algal एंड फंगल पार्टनर ओनली, algal पार्टनर ओनली और नन ऑफ दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइकेन क्या है? इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द algae एंड फंजाई. ये पता है ना आप लोगों को. सो यहाँ पे algae क्या करता है? एल्जी फूड प्रोवाइड करता है. जो फूड होता है वो कौन देता है? एल्जी देता है. कैसे? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, दे आर ग्रीन इन कलर. उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट होगा तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे तो फूड प्रोडक्शन करते हैं. तो इसी तरह से ये लोग क्या करते हैं? फूड देते हैं. ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो अभी देखो आल्गी को तो कट कर लो. ठीक है, क्योंकि आल्गी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, ये फूड प्रोडक्शन करता है. एंड फंजाई इन रिटर्न क्या करेगा? फंजाई प्रोवाइड द शेल्टर एंड एब्जॉर्ब सम मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स. ओके, बट जब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सो फंजाई हियर आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एपोथेसिया. ओके, फंगल पार्ट पे कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं जिनको कि बोलते हैं एपोथेसिया and due to that structure they help in the reproduction or we can say in the sexual reproduction occurs in lichen. ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा फंगल पार्टनर ओनली. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. देखेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को.
Which of the following is a function of the suspensor of an embryo? तो एम्ब्रियो की एक सस्पेंसर पार्ट होता है ना, होता है या नहीं? तो सस्पेंसर के फंक्शन क्या होता है? देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। फंक्शन ऑफ द सस्पेंसर ऑफ एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की सस्पेंसर किसे बोलते हैं? सस्पेंसर इज द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर which connects the embryo to the surrounding. ओके, जो स्ट्रक्चर एम्ब्रियो को सराउंडिंग के साथ अटैच करके रखने में हेल्प करता है और सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर को, उसको ही बोलते हैं सस्पेंसर। तो सस्पेंसर का मेन फंक्शन क्या हो गया? ये ऑप्शन में से हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। हम लोग तो अपने मन से आंसर नहीं लिख सकते, ऑप्शन में से ढूंढेंगे। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए इज provide mechanical support to the developing embryo, push the embryo deep into the endosperm, absorb nutrients और develop additional pro-embryo। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा push the embryo deep into the endosperm। कि अभी अभी मैंने आपको बोला कि ये एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है एंड उसके साथ साथ ये कनेक्ट करके रखता है एम्ब्रियो को with the surrounding material, okay, and which are also facilitate the transfer of nutrients and plant hormones। and इसका जो main function है वो होता है push the embryo deep into the endosperm, ठीक है। कोई कोई बच्चे ना यहाँ पे ये ऑप्शन ए बी पे कंफ्यूज हो गए होंगे, है या नहीं? बट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट नहीं होगा, मेन फंक्शन होता है पुश द एम्ब्रियो डीप इनटू द एंडोस्पर्म। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। इन एक्वाटिक इकोसिस्टम द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू व्हाट? ओके, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात कर रहा है, चलो फिर बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की। सो ऑप्शन को देखो एंड उसके साथ साथ क्वेश्चन में दिया है हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म, ओके। तो ये फाइटोप्लैंक्टन होगा या एक्वाटिक वीड्स होगा या स्मॉल फिश या ज़ूओप्लैंक्टन? देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। क्यों होगा मैं बताती हूँ आपको। फाइटोप्लैंक्टन्स आर द फाउंडेशंस ऑफ द एक्वाटिक फूड वेब। देखो जब भी हम लोग एक एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे ना, तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो जिनको कि हम लोग प्रोड्यूसर्स भी बोल सकते हैं। सो फाइटोप्लैंक्टन्स आर ऑल्सो नोन एज द प्रोड्यूसर्स इनसाइड एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। सो फॉर दैट हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात कराए मीन्स कौन होंगे? प्रोड्यूसर्स। दैट इज वाई हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फाइटोप्लैंक्टन होगा आंसर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन प्लांट सेल्स द नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स, पेक्टिन्स, लिग्निन्स एंड फेनोलिक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन व्हेयर? देखो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड, पेक्टिन, लिग्निन, फेनोलिक सब्सटेंसेस, ये सारे की बात कर रहा है। तो ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शंस को देखो। प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, इंटर वॉल स्पेस और एंटायर सेल वॉल। तो देखो प्राइमरी सेल वॉल पे तो कभी नहीं होंगे क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल पे आपका रहता है सेलुलोज। यहाँ पे लिखा है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला होगा इसका करेक्ट आंसर because the middle lamella are generally composed of all the substances like your non-cellulosic polysaccharides, pectins, lignin, phenolic substances. Okay, so here the option number B is correct. चलो let's see the question number 7. Question number 7 is the primary center of origin and secondary centers of diversity of crop plants were proposed by whom? So ये तो एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, बस हम लोग को साइंटिस्ट की नेम को चूज करना है, एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शंस को देखेंगे, N.I. वाविलफ, G. हार्लेन, L.I. ज़्यूकोव्स्की, ऑप्शन नंबर डी G.W. हॉक्स। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए N.I. वाविलफ। ओके, he is a Russian scientist
who proposed the first time, that is the primary center of origin and secondary center of diversity of crop plants. So here the option number A is correct. Let's see the question number 8. The effects of ethylene can be inhibited by increasing what? Okay, तो इथिलीन बात आ गई प्लांट ग्रोथ हार्मोन की, तो इथिलीन की इफेक्ट को हम लोग को इनहिबिट करना है, मीन्स व्हाट, हम लोग को इफेक्ट को कम करना है। बाय इंक्रीजिंग व्हाट, किसे इंक्रीज करेंगे तो इथिलीन की इफेक्ट कम हो जाएगी। लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, वाटर स्ट्रेस और न्यूट्रिएंट सप्लाई। तो देखो इथिलीन की इफेक्ट्स की अगर हम लोग बात करेंगे ना, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई के साथ थोड़ा बहुत रिलेटेड है। ओके, द इथिलीन बायोसिंथेसिस वेरी विथ द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स लाइक कोबाल्ट हो गया, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ये सारे को अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं तो वो डिक्रीज करेगा इथिलीन की इफेक्ट्स को। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द इफेक्ट ऑफ इथिलीन कैन बी इनहिबिटेड बाय इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द प्लांट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? देखो ये आ गई थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन। क्रॉसिंग ओवर पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, ये पता है हमें ना। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? डोमिनेंस ऑफ जीन्स, अपीयरेंस ऑफ पेरेंटल टाइप्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, सेग्रीगेशन ऑफ एलिल्स और रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलिल्स। तो क्या होगा इसकी करेक्ट आंसर? सो एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर और वी कैन से रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि जीन की एक्सचेंज हो रहा है, न्यू सेट्स ऑफ जीन फॉर्म हो रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर्म हो रहा है या नहीं? तो क्रॉसिंग ओवर पे बेसिकली क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन। ओके, रिकॉम्बिनेशन वर्ड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का एंड न्यू सेट्स ऑफ जीन फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो कि हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलिल्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। 2 बैक्टीरिया found to be very useful in genetic engineering experiments are what? देखो बहुत ही आसान सा सवाल कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पे इनमें से कौन से दोनों बैक्टीरिया को लेके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते रहते हैं, ये प्रैक्टिस सेट पे था। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ई कोलाई। देखो ऑप्शन नंबर बी को देखो तो अच्छे से, एस्चेरिचिया जो कि ई कोलाई है एंड एग्रोबैक्टीरियम। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ oogamous टाइप इन सम स्पीसीज ऑफ द जीनस व्हाट? देखो आ गया क्वेश्चन आपका प्लांट डाइवर्सिटी से, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि आइसोगैमस टाइप है, सॉरी यहाँ पे आइसोगैमस लिखा है, आइसोगैमस टाइप है, वो इनमें से कहाँ पे दिखाई देता है? क्लामाइडोमोनस, वर्चेरिया, ओडोगोनियम और कारा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ तो कि आइसोगैमस मीन्स व्हाट? आइसोगैमस मीन्स मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल गैमेट्स विच आर मोटाइल। ओके, आइसो वर्ड है ना, तो क्या होंगे? वो सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। एंड दिस टाइप्स or isogamous type of sexual reproduction is seen in Chlamydomonas. Okay, here the option number A is correct. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। Amphithecal origin of sporogenous tissue is seen in the sporophytes of what? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पे दिया है कि एम्फीथेसियल ओरिजिन ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली होता है एंथोसेरस पे, ठीक है, एंथोसेरस पे होता है। बट यहाँ पे तुम्हारा जो ऑप्शंस दिया है रिक्शिया, मार्केंसिया, पिलिया एंड फ्यूनरिया, इनमें से तो कहाँ पे भी नहीं होता जितना मुझे पता है।
तो ये क्वेश्चन ना मेरा डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, उस पर मैं एनालाइज करूँगी। मुझे जितना पता है एम्फीथेसियल ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू एंथोसेरस पे पाए जाते हैं, एंड ये यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो क्या होगा, ज़रा आप लोग को अगर पता है तो जल्दी से मुझे लिख के बताओ, ठीक है। देन आफ्टर मैं एनालाइज करके नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वहाँ पे बता दूँगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। द कर्टेक्स ऑफ डाइकॉट स्टेम इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट। देखो ये क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट पे। कॉर्टेक्स किसकी, यहाँ पे देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि डाइकॉट दिया है या मोनोकॉट दिया है, इससे ध्यान पे रखना है। तो डाइकॉट एंड उसके साथ साथ स्टेम भी है। डाइकॉट स्टेम की जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो कहाँ से डेवलप होता है और डिराइव होता है, थोड़ा सा बेटा ध्यान दो, थोड़ा सा याद करो तो हिस्टोजेन थ्योरी को। किसे याद करोगे, हिस्टोजेन थ्योरी को। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजेन थ्योरी, ट्यूनिका कर्पस थ्योरी। तो ये क्वेश्चन आपका इसी हिस्टोजेन थ्योरी से आया है। हिस्टोजेन थ्योरी पे क्या था, 3 रीजन थे ना, एक होते हैं आपका डर्माटोजेन, नेक्स्ट में होता है पेरिब्लेम एंड सेंटर पे होता है प्लेरोम। तो डर्माटोजेन से निकलता है एपिडर्मिस और कर्टेक्स किससे निकलता है, पेरिब्लेम लेयर से, एंड प्लेरोम से निकलता है आपका पीथ रीजन, है या नहीं। यहाँ पे बात करें कॉर्टेक्स की तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेरिब्लेम। कितना इजी वाला क्वेश्चन है, देखो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अ टैक्सोनोमिक की दैट इज प्रिपेयर्ड डाइकोटोमसली taking one or more character dichotomy is called a what। तो फर्स्ट हम लोग ये पता करेंगे कि dichotomous key means what। ओके, dichotomously taking one or more दिया है, so dichotomy means what। in phylogenetics the dichotomous key और उसे बोलते हैं analytic key is an identification key where the sequence and structure of the identification steps is fixed okay by the author of the key, ठीक है। सो इसे और क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सिंगल एक्सेस की, ठीक है। द डाइकोटोमसली की और एनालिटिक की इज ऑल्सो नोन एज सिंगल एक्सेस की। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, in a distribution with a mean and standard deviation of 40 and 2 respectively the coefficient of variation will be what। देखो बायोस्टैटिस्टिक्स से आ गया क्वेश्चन, मैं बोली थी ना 6 सेमेस्टर से क्वेश्चन आएगा, तो बायोस्टैटिस्टिक्स से ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, देखो यूं आंसर निकल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, यही होता है फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 2, मीन हम लोग का है 40 एंड उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे 100। 0 को 0 कट गया, अब क्या करेंगे, 2 को 2 काट दो, यह यहाँ पे हो गया 2 एंड यहाँ पे हो गया 5, ठीक है ना। आंसर पे देखो तो 5 है या नहीं है भाई, 5% है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इन ग्राउंड नट सीड द फूड इज रिजर्व्ड एज प्रोटीन एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स इन व्हाट। ओके, ये कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक बॉटनी से। इकोनॉमिक बॉटनी से भी आप लोग को 2-3 प्रैक्टिस सेट मिले थे, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। ग्राउंड नट की सीड की बात कर रहा है, यहाँ पे जो फूड रिजर्व होता है जो कि प्रोटीन एंड ऑयल ड्रॉप की फॉर्म पे रहता है, वो कहाँ पे होता है, मतलब रिजर्वेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, एंडोस्पर्म, सीड कोट, कॉटिलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये होता है कॉटिलेडन पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द एक्टिवेशन ऑफ अ फैटी एसिड थ्रू ATP डिपेंडेंट कन्वर्शन टू फैटी एसाइल कोएंजाइम A इज कैटलाइज्ड बाय whom। ओके, तो ये एक रिएक्शन है जो कि इनमें से
कौन सा वाला एंजाइम इसे करता है। तो यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्म हो रहा है क्या, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। चलो तो ढूंढते हैं आंसर को, लिपोकाइनेस, फैटी एसाइल एटीपीएस, थायोकाइनेस और एसाइल कोएंजाइम ए काइनेस। यहाँ पे आंसर हो जाएगा थायोकाइनेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को देखो, थायोकाइनेस इज द आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ सिंपल प्रोटीन। कितना इजी सवाल है, सिंपल प्रोटीन इसमें से कौन है, फॉस्फोप्रोटीन्स, स्क्लेरोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और फ्लैवोप्रोटीन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रोटीन किसे बोलते हैं, इफ अ प्रोटीन इज ओनली मेड अप ऑफ वन अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड यूनिट्स विदाउट हैविंग एनी प्रोस्थेटिक ग्रुप देन दे आर कॉल्ड एज सिंपल प्रोटीन। यह हमें पता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होंगे विदाउट हैविंग एनी प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्क्लेरोप्रोटीन्स, ठीक है, स्क्लेरोप्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर बी को देखो, जैसे कि एग्जाम्पल एक ले सकते हैं हम लोग, एल्ब्यूमिन, स्क्लेरोप्रोटीन की एग्जाम्पल ले सकते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग म्यूटाजेन। ओके, ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम पे आता है। स्ट्रॉन्ग म्यूटाजेन इनमें से कौन सा है, मीथेन, कैफेन, ओपियम और कार्बन टेट्रासल्फाइड। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, दैट इज ओपियम। ये क्यों होता है, क्योंकि ओपियम जो है दे कंटेन द अल्कलॉइड मॉर्फिन्स which has a very strong mutagenic effect। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अल्कलॉइड प्रेजेंट है उसका नाम है मॉर्फिन, इसे लिख लो मॉर्फिन, ठीक है। ये और भी जितने आप लोग एग्जाम देने वाले हो सारे के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, which has a very strong mutagenic effect। So here the answer will be option number C। Question number 20, which of the following statement is not true about the DNA replication process। DNA replication process पे not true, इसे ही ध्यान देना है हमें। So first option is DNA polymerase alpha synthesize the primer in eukaryotes, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी इज DNA G synthesize the primer in prokaryotes, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज लोडिंग एंड एक्टिवेशन ऑफ हेलिकेज इन G1 फेज, ये G1 फेज पे होता है, नहीं ये होता है S फेज पे, ठीक है। तो ये देखो बात आ गई, S फेज पे होता है, यहाँ पे G1 फेज लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग पढ़ लेते हैं, द न्यू DNA इज सिंथेसाइज सेमी कंजर्वेटिवली, ये तो सही ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is not caused by rhizopose, not caused by rhizopose, spoilage of food, deterioration of articles, degradation of litters और production of antibiotics। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिग्रेडेशन ऑफ लिटर्स, ठीक है। इट इज़ अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन cycle of Markensia, reproduction division takes place at the time of what। तो Markensia means what, किसकी बात कर रहा है, ब्रायोफाइट की बात कर रहा है। ऑप्शंस को देखो अच्छे से, क्या हो जाएगा आंसर। सो ब्रायोफाइट और मार्केंसिया की अगर हम लोग बात करें, देन इन मार्केंसिया द मेन प्लांट बॉडी इज अ गैमेटोफाइटिक इन नेचर विच इज हैप्लॉइड, है या नहीं। द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। मार्केंसिया पे क्या होता है, जो मेन बॉडी वो गैमेटोफाइटिक एंड हैप्लॉइड नेचर की रहता है, एंड वहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट फॉर्म करते हैं, एंड देन आफ्टर द जाइगोट डेवलप्स इनटू द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी टू फॉर्म अ स्पोरोफाइट व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सेटा एंड कैप्सूल। समझ में आ रहा है, जो जाइगोट फॉर्म हुआ देन वो डेवलप हुआ एक स्पोरोफाइटिक बॉडी पे, एंड स्पोरोफाइटिक बॉडी डिफरेंशिएटेड होता है फूड सेटा, यहाँ पे नहीं लिख लूँ, ठीक है,
फूट, सेटा एंड कैप्सूल, ये तीनों पर डिफ्रेंशिएट होता है ना. एंड देन आफ्टर मेनी हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिडक्शन डिवीजन टेकिंग प्लेस इनसाइड द कैप्सूल. कैप्सूल पे जो रिडक्शन डिवीजन होता है उसके बाद बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं. तो इतना अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया, इनमें से क्या समझ में आ रहा है कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी को देखो, स्पोरोजेनेसिस. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे. टू नेबरिंग ट्रैकिड्स एंड वेसल्स एक्सचेंज सैप फ्लो थ्रू व्हाट? और एक बार क्वेश्चन को पढ़ो. टू नेबरिंग ट्रैकिड्स एंड वेसल्स एक्सचेंज सैप फ्लो थ्रू व्हाट? तो ये बात कर रहा है मेनली जाइलेम की. ठीक है, जाइलेम की यहाँ पे बात हो रही है. सो दो नेबरिंग ट्रैकिड एंड वेसल्स वो किसकी थ्रू एक्सचेंज करते हैं सैप फ्लो को? परफोरेटेड एंड वॉल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस, पैरेन्काइमा और पिट्स. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पिट्स. तो अभी पता करना है कि व्हाट आर पिट्स. पिट्स आर नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जाइलम. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24. Question number 24 is when more than one specimen or illustrations are cited by an author as the nomenclatural types without designation of a holotype, such designated types are called what? Okay. सो ये आ गई टैक्सोनॉमी में. एंड ये एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन है. अगर आप लोग टैक्सोनॉमी की ओपी शर्मा बुक को फॉलो किए होंगे ना, तो ओपी शर्मा बुक पे ये वाला लाइन एकदम इसी लाइन को ही कॉपी. तो ये हो जाएगा आइसोटाइप, एपीटाइप, सिनटाइप और लेक्टोटाइप. इसका आंसर होगा सिनटाइप. ऑप्शन नंबर सी को देखो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Question number 25. In a sample with 25 replicates and a standard error of 0.16, the variance of the sample will be what? Okay. तो ये जो 25 नंबर क्वेश्चन है ना, ये भी एकदम से मेरे डाउट पे है. यहाँ पे जो आंसर निकल रहा है, मेरा जो आंसर निकल रहा है वो ऑप्शन में से नहीं है. नो ऑप्शन इज मैचिंग. ओके, सो आप लोगों को क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? ज़रा मुझे लिख के बताओ तो कमेंट सेक्शन पे. अगर आप लोग को पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एंड कैसे निकल रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ. मैं उसे एनालाइज करके फिर आपको नेक्स्ट क्लास पे बता दूंगी. ठीक है, अभी के लिए ये क्वेश्चन नंबर 25 मैं नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो आंसर निकल रहा है ना वो ऑप्शन पे ही नहीं है. ठीक है, हो सकता है कि मैं भी गलत हो जाऊं. तो आप लोग को अगर पता है तो जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन पे, फिर हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम? ओके, सो नॉट यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन. ऑप्शंस देखेंगे. ऑप्शन ए इज लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम, बी इज आर्म रेशियो, सी इज पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, डी इज माइटोटिक इंडेक्स. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइटोटिक इंडेक्स. ठीक है, बिकॉज द माइटोटिक इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द सेलुलर proliferation. It is a measure of cellular proliferation, not for the individual chromosome. ठीक है, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27. द अमाइनो एसिड्स दैट इज कोडेड बाय अ सिंगल कोडन. ये तो भाई बहुत इजी सा सवाल है, ये सबने किए होंगे. क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पे कुछ डिस्कशन करने के लिए है ही नहीं. मिथियोनाइन इज दैट अमीनो एसिड इज कोडेड बाय अ सिंगल कोडन. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. ठीक है, देखो किसी को नहीं छोड़ा है क्वेश्चन पेपर ने. आप लोगों की 6 सेमेस्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम पे. सो होपफुली आप लोगों का भी एग्जाम अच्छा गया होगा. तो यहाँ पे बात करा है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, तो क्या होगा देखो, FADS2, NADS2, ATP और कोएंजाइम ASH. तो यहाँ पे मुझे जितना पता है ना, ऑप्शन नंबर ए एंड बी ये दोनों होंगे. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी मैं जितना बोल रही हूँ. ठीक,
तो यहाँ पे भी और एक कंफ्यूज़न आ गया कि क्वेश्चन नंबर 28, ये भी आप लोग थोड़ा सा मुझे जल्दी से कमेंट पे लिखो कि आप लोगों को क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी ये दोनों होंगे आंसर, बट इसी तरह की कुछ नहीं है ऑप्शन में कि हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग मुझे करेक्ट आंसर बता रहे हो देन मैं उसे एनालाइज करके फिर आपको बताऊंगी क्लियर होके। ओके, अभी के लिए तो हम लोग रॉन्ग आंसर को नहीं बता सकते ना बेटा, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। When chromosomal aberration occurs in both the homologous, it is classified as what? तो यहाँ पे भी ये जो 4 ऑप्शंस हैं, जितना मैंने पता किया इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एलिलोजोमल। बट मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ये भी अगर आप लोग को पता है देन मुझे बताओ, ठीक है। एलिलोजोम होगा, एलिलोजोमल ये ऑप्शन होगा या नहीं, कोई नहीं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। एक्चुअल ना आपका जो बॉटनी पेपर है यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया। मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब मैसेज आ रहा था कि मैम एंड क्वेश्चन पेपर टफ था, हार्ड था, कंफ्यूजिंग लग रहा था, मतलब ऑप्शन में से हम लोग अच्छे से चूज़ नहीं कर पा रहे थे। समझ रही हूँ मैं, क्वेश्चन ही थोड़ा बहुत उसी तरह आ गया है, कोई नहीं, ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा तुम लोगों के लिए, टेंशन नहीं लेना है अभी। एंड कट ऑफ, हाँ और एक बात, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हो कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ डिपेंड करता है कि बच्चे कितने अच्छे से एग्ज़ाम को दिए हैं, ठीक है, सारे एवरेज को मिला के ही तो कट ऑफ निकलेगा ना। तो अभी से आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, हो सकता है कि लास्ट ईयर से थोड़ा ज़्यादा जाए और ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट ईयर से थोड़ा कम कट ऑफ जाए, ठीक है। तो अभी के लिए तो हम लोग ये एग्ज़ाम हो गया, जो हो गया सो हो गया। अभी हम लोग के अपकमिंग और जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उस पे हम लोग को फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि भाई मेरा ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो मैं ऐसे ही घर में बैठी रहूँगी, भाई ऐसा नहीं चलेगा। जितने एंट्रेंस आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर करो, जो गया वो गया। चलो ये मैं बोल रही हूँ जिन बच्चों का थोड़ा बहुत एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि सीपीटी मेरा अच्छा नहीं गया तो मेरा फ्यूचर एकदम से ख़त्म हो गया है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। बहुत एग्ज़ाम है और बहुत सारे एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हो, तो उसके लिए प्रिपेयर करो। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। प्रेजेंस ऑफ एन इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट इन यूकैरियोटिक mRNA इज व्हाट? ओके, सो इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट इन यूकैरियोटिक mRNA, तो ये क्या होता है भाई? इससे पहले पता करते हैं कि इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट ये क्या होता है। सो these are the sequence that can recruit the ribosome and allow gap independent translocation as a part of the greater process of protein synthesis. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दे कैन प्रमोट इट्स ट्रांसलेशन अंडर द एडवर्स कंडीशन बाय रिक्रूटिंग द न्यू राइबोसोम। So here the option number B is correct. Question number 31. The ascus develops from the teeth of an ascogenous hyphae by crozier formation in what? Okay. So ascus develop हो रहा है तो इसमें से कहाँ पे होगा? म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा। क्रोजियर फॉर्मेशन ये बात हो रही है मेनली। So crozier formation is mainly seen in न्यूरोस्पोरा एंड उसके साथ साथ एस्कोमाइसेटिस, ये गलत हो गया, एस्कोमाइसेटिस, इसे भी याद रखो, ठीक है। न्यूरोस्पोरा एंड एस्कोमाइसेटिस, तो यहाँ पे ऑप्शन में न्यूरोस्पोरा है, सो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32. द लिप्स ऑफ टेरिस इज व्हाट? टेरिस की लिप्स कैसे होते हैं? The lips of pteris are unipinnately or multipinnately compound or decompound with or long rachis, यह हमें पता है। तो यहाँ पे देन ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट?
इतना अभी जो मैंने आपको एक लाइन बोल दी कि लिप्स ऑफ द टेरिस आर, क्या बोली मैं, पिनेटली और मल्टीपिनेटली कंपाउंड। तो ऑप्शन पे देखो तो कहाँ पे लिखा है पिनेटली और मल्टीपिनेटली कंपाउंड? हाँ लिखा है ना, 32 नंबर क्वेश्चन पे ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है पिनेटली कंपाउंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33, द एडेप्टिव एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम इज सीन इन वेयर? एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड क्वेश्चन भी आया है इसमें से। सो ऑफ स्टेम, ठीक है, स्टेम की एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पे दिखाई देता है? बिग्नोनिया, ड्रासिना, मिराबिलिस और चेनोपोडियम। तो ये दिखाई देता है ड्रासिना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत कॉमन भी है, आप लोग को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, द वेरिएंस अमोंग द रेप्लिकेट्स ऑफ अ सैंपल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड फॉर एस्टिमेशन ऑफ व्हाट? यह आ गया बायोस्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन। और एक तो देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे, अच्छे से देखो। द वेरिएंस अमोंग द रेप्लिकेट्स ऑफ अ सैंपल इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ व्हाट? तो नॉट रिक्वायर्ड ये टर्म को देखना है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एस्टिमेशन। एफ वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, टी वैल्यू और काई स्क्वायर वैल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्यों होगा ऐसे? देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू व्हाट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बट ये क्यों हुआ? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू क्या होता था? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन ना। ठीक है, तो इसमें से ये नहीं होने से भी चलेगा, वेरिएंस अमोंग द रेप्लिकेंट्स ऑफ अ सैंपल। सो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द सिग्नल टू द राइबोसोम फॉर द अटैचमेंट ऑफ द रिलीज फैक्टर? राइबोसोम को सिग्नल कौन प्रोवाइड करता है? टर्मिनल अमीनो एसिड, लेंथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, टर्मिनेशन कोडन, द टीआरएनए दैट ब्रिंग्स इन द लास्ट अमीनो एसिड। तो आंसर हो जाएगा टर्मिनेशन कोडन, है या नहीं? सो रिलीज हो रहा है ना, तो टर्मिनेशन कोडन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन वेयर? तो देखो यहाँ पे बात कर रहा है फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस की। तो फोटो रेस्पिरेशन पे क्या होता है? ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, ये पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पे दिया है, बट ये कहाँ पे होता है, यही है क्वेश्चन ना हमारा। ठीक, तो देखो, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूम होता है कौन से एंजाइम की वजह से? ये कंज्यूम होता है रूबिस्को एंजाइम ना, रूबिस्को। ठीक है, एंड रूबिस्को कहाँ पे होता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेल। अभी क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनेल क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, देखो कितना इजी है, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? ऑक्सीजन कंज्यूम होता है रूबिस्को एंजाइम से एंड रूबिस्को प्रेजेंट रहता है वो पार्ट पे जहाँ पे क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पे होगा? क्लोरोप्लास्ट पे होता है। तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इज which of the following pigment is not responsible for harvesting light for photosynthesis? ठीक है, मैं जब भी प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ ना आप लोगों को, मैं बोलती थी कि फोटोसिंथेसिस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एंड आ भी गया क्वेश्चन। सो फोटोसिंथेसिस पे क्या होता है? लाइट हार्वेस्ट होता है, ये पता है। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा कुछ अलग दिया है कि विच पिगमेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, नहीं होता रेस्पॉन्सिबल, उसे ढूंढ के निकालना है। तो देखो ऑप्शंस को देखो अच्छे से। ऑप्शन ए पे है क्लोरोफिल, ये तो भाई करता है, ये हमें पता है। फाइकोबिलिप्रोटीन्स, कैरोटीन एंड क्रिप्टोक्रम्स, तो ये तीनों से हमें चूज करना है। तो देखो क्लोरोफिल, फाइकोबिलिप्रोटीन एंड कैरोटीन, ये तीनों जो होते हैं ना, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटिनॉइड
एंड बिली प्रोटीन्स, ये सारे भी रहते हैं जो कि लाइट हार्वेस्ट प्रोसेस में हेल्प करते हैं। बट अगर हम लोग क्रिप्टोक्रोम पे आ जाएं तो ये इस तरह के कुछ काम नहीं करते हैं। सो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। द एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर लोकेटेड इन वेयर। देखो ये तो बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन था बच्चों, ये एकदम डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। TCA साइकिल पे जो एंजाइम रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? तो वो रहते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत है, वो रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगर यहाँ पे देता सकीनेट डिहाइड्रोजिनेट के बारे में तब होता इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बट यहाँ पे हमें उस तरह की कुछ वर्ड दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे खाली लिखा है कि एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 इज which of the following methods of chemical transfectants is not used for transfection? तो फर्स्ट ऑप्शन पे है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी पे है DEAE डेक्स्ट्रान, दैट मीन्स व्हाट, डाई इथाइल एमिनो इथाइल डेक्स्ट्रान। ओके, एंड थर्ड पे है कैटायन लिपिड्स, फोर्थ ऑप्शन पे है पायरोफॉस्फेट। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ ये जो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, ये तीनों ट्रांसफेक्शन प्रोसेस पे यूज होते हैं, बट हमें क्वेश्चन पे क्या दिया है, नॉट यूज्ड इन ट्रांसफेक्शन प्रोसेस। ओके, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, पायरोफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। क्वेश्चन नंबर 40 इज Adelphous stamens, superior ovary and actinomorphic flowers are the characteristics of the family what? देखो टैक्सोनॉमी से आ गया क्वेश्चन बेटा, तो ये किसने अटेंड किया है, टैक्सोनॉमी पार्ट से आया है क्वेश्चन। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक होता है कहाँ पे, एडेल्फेसी, रोजासी, पोआसी और माल्वेसी फैमिली। तो देखो अच्छे से, एडेल्फस स्टैमेन होगा, सुपीरियर ओवारी होगा एंड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माल्वेसी फैमिली, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ग्रो लाइक ब्रांच्ड फंगल माइसेलिया स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया जो कि किसकी तरह ग्रो करेगा, फंगल माइसेलियम की तरह ग्रो करेगा। तो उसी बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं और वो कौन से टाइप की बैक्टीरिया है? तो ये देखो चारों बैक्टीरिया के नाम यहाँ पे दिया है, एक्टिनोमाइसेटिस, कॉकी, स्पिरिलियम, बैसिली। तो ये तीनों को देखो बी, सी एंड डी, ये तीनों तो एकदम से बैक्टीरिया ही है, ये फंगल की तरह क्यों ग्रो करने जाएंगे? तो बच गया क्या, एक्टिनोमाइसेटिस। ये क्या होता है, these are generally the gram positive, okay, in nature and they grow like branched fungal mycelia structure, okay। जैसे फंगस पे माइसेलियम ब्रांच स्ट्रक्चर रहते हैं उसी तरह से एक्टिनोमाइसेटिस ग्रो करते हैं। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को, क्या आया था क्वेश्चन, The sporangia in the sporophylls of Selaginella are what? तो Selaginella means what? टेरिडोफाइट की बात कर रहा है एंड स्पेशली Selaginella के स्पोरेंजिया पे यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। तो स्पोरेंजिया कैसे रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोरेंजिया कैसे होगा, ये हो जाएगा हेटेरोस्पोरस। क्यों, क्योंकि ये मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर दो स्पोर को डेवलप करता है एंड मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर ये दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है, सो इसीलिए हेटेरोस्पोरस होगा। बट यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन आ गया कि हेटेरोस्पोरस एंड स्पोरोफाइटिक दिया है, हेटेरोस्पोरस एंड गैमेटोफाइटिक दिया है, तो क्या हो जाएगा आंसर। देखो सेलाजिनेला इज अ स्पोरोफाइटिक प्लांट, ओके, इसे याद रखना है, सेलाजिनेला इज अ स्पोरोफाइटिक प्लांट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, दैट इज हेटेरोस्पोरस एंड स्पोरोफाइटिक इन नेचर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 को। फॉर्मेशन ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ द एंथर वॉल
बाय द सेकेंडरी पेरिएटल टिश्यूज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट। देखो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रहा है, एंथर की मिडिल लेयर की, ठीक है, और वी कैन से एंथर वॉल की मिडिल लेयर की फॉर्मेशन हो रहा है। कौन करवा रहा है, सेकेंडरी पेरिएटल टिश्यू कर रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक बेटा होता है मोनोकॉट पे, ओके, एंड डाइकॉट पे, ठीक है, मोनोकॉट पे भी होगा एंड डाइकॉट पे भी होगा। बट यहाँ पे आप लोगों का जो ऑप्शंस दिया है, यहाँ पे और एक ऑप्शन होना चाहिए था कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ, ठीक है। इसकी ऑप्शन में ही गलत दे दिया है आपको, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था कि ऑल ऑफ दिस। देखो डाइकॉट तो दिया है, ऑर्किड ग्रासेस, ऑर्किड ग्रासेस ये तो मोनोकॉट्स ही है ना, तो ये क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं, इसे हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, और अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा ये ऑप्शन में से, तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओ। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44, डाइकॉट्स हैव बीन सेग्रीगेटेड इनटू लिग्नोसेए एंड हर्बासेए इन द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय हुम। ओके, तो ये आ गया क्लासिफिकेशन से। देखो टैक्सोनॉमी से भी क्वेश्चन आया है कितना सारा, तो क्लासिफिकेशन अभी ये सारे हो गए एक एक क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेंथम, हुकर, हचिंसन, एपीजी क्लासिफिकेशन, एंगलर एंड प्रांटल क्लासिफिकेशन। तो लिग्नोसेए एंड हर्बासेए ये कहाँ पे था, तो हचिंसन जो थे, ओके, हचिंसन जो थे वो सबफाइलम डाइकोटिलिडन को 2 डिवीजन से फिर से डिवाइड किए थे। डिवीजन 1 था आपका लिग्नोसेए, डिवीजन 2 था हर्बासेए, ठीक है। फिर लिग्नोसेए पे 54 ऑर्डर्स था जो कि मैग्नोलियल से स्टार्ट हो रहा था, थोड़ा सा याद आ रहा है, एंड हर्बासेए पे आपका 28 ऑर्डर्स आ रहा था जो कि रैनल से स्टार्ट होता था, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, ये थोड़ा ब्लर आ गया है, कोई नहीं, दिख तो रहा है ठीक से। क्वेश्चन नंबर 45 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेप इज एन एनर्जी यील्डिंग स्टेप ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइटिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूवेट। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को, देखो ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पाइरूवेट, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये सिंपली बात कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसा उल्टा पुल्टा मतलब इनडायरेक्टली लिख दिया है, ये होगा ग्लाइकोलाइसिस। तो अभी क्वेश्चन पे ये पूछ रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस पे एनर्जी यील्डिंग स्टेप कौन सा है। कितना इजी सा क्वेश्चन। तो ऑप्शंस को अच्छे से देखो, ऑप्शंस को थोड़ा अच्छे से देखो। यहाँ पे एक ऑप्शन ए को थोड़ा देखो तो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। BPGA कन्वर्ट हो जाएगा PGA, ओके, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फोग्लिसरेट, यही होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 को, अ सेंस स्ट्रैंड विथ सीक्वेंस AATGC GATGGCT will code for a mRNA with codons what, ठीक है। अच्छा, ये हो गई एक सीक्वेंस जो कि mRNA पे इसका सीक्वेंस क्या होगा। तो mRNA पे क्या होता है, देखो T के बदले क्या रहता है RNA पे, ये फर्स्ट हम लोग देख लेंगे। तो ये हो जाएगा AAT, जहाँ पे है वहाँ पे हो जाएगा U, देन आ जाएगा GCG, फिर A, देन T के बदले हो जाएगा U, GGCU, ठीक है। तो यह होगा आपका करेक्ट आंसर जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे भी मैं छोड़ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 46 को। अगर आप लोग को आंसर क्या होगा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मेरे हिसाब से यही होगा आंसर जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। क्वेश्चन नंबर 47 इज in C3 cycle the energy utilization for conversion of one carbon dioxide molecule to organic carbon is what। तो क्या कन्वर्ट हो रहा है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड टू अन ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है।
बट यहाँ पे यही टर्म को ध्यान पे रखना है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर? ये मैंने करवाया था, अपने प्रैक्टिस सेट पे भी था एंड मॉक टेस्ट पे भी था। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर 3 ATP एंड 2 NADPH। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। देखो, एक बार साइकिल हो रहा है ना, अगर हम लोग को ग्लूकोज चाहिए तो साइकिल कितने बार होगा? 6 बार होगा। 6 बार अगर होगा तो ऑप्शन नंबर बी होता। अगर यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में दिया रहता तो ऑप्शन नंबर बी होता करेक्ट। बट यहाँ पे लिखा है कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड, एक ही बार साइकिल हो रहा है। ये यहाँ पे ही बच्चे गलत कर देते हैं, साइकिल एक ही बार हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। द टाइप्स ऑफ जेनोटाइप इन द ऑफस्प्रिंग बाय सेल्फिंग ऑफ पेरेंट्स विथ एलिलिक कंस्टिट्यूएशन AABBCCDDEE विल बी व्हाट? ठीक है, ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, इसका एक ट्रिक है मैं बता रही हूँ। यहाँ पे बात कर रहा है सेल्फिंग की, है या नहीं? सेल्फ क्रॉस की बात कर रहा है। सेल्फ क्रॉस मीन्स ये जो हमें क्वेश्चन पे दिया है ये अपने साथ और एक बार क्रश होगा तो जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेंगे उनकी जेनोटाइप्स की टाइप वही हमें डिसाइड करना है, वही हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक होता है 3 to the power n। ठीक है, 3 to the power n। अभी n क्या है? n होता है नंबर ऑफ हेटेरोजीनस पेयर। देखो यहाँ पे AA, BB एंड DD ये तीनों हेटेरोजीनस हैं, बट CC एंड EE को देखो, C दोनों स्मॉल लेटर पे है एंड E दोनों के दोनों कैपिटल लेटर के हैं, तो वो होमोजीनस हो गए। एंड ABD जो है ये तीनों कैपिटल स्मॉल इस तरह से है, तो ये तीनों हेटेरोजीनस हैं। ठीक है, सो n को हम 3 to the power 3 से रिप्लेस कर सकते हैं। n क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेटेरोजीनस पेयर। एंड 3 to the power 3 इज इक्वल टू क्या होते हैं? कितने होते हैं? 27 ना। मैथमेटिक्स भाई, मैथमेटिक्स भी आ गया यहाँ पे क्योंकि जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया है। तो 27 दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगर यहाँ पे हेटेरोजीनस पेयर 4 होते तो 3 to the power 4 होता, अगर 5 होते तो 3 to the power 5 होता आंसर। ठीक है, यही होता है ट्रिक, ये 3 to the power n ट्रिक को याद कर लो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। द न्यूमोकोकस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट व्हाट? तो न्यूमोकोकस एक्सपेरिमेंट क्या याद आ रहा है यहाँ से? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो कि कहाँ पे हो रहा था? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पे। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, तो उस पर क्या प्रूव किया गया था? ये तो बहुत इजी वाला सवाल है, ये आप लोग 12th से पढ़ते आ रहे हो। तो वहाँ पे ये प्रूव किया गया था कि DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 देखो कितना लेंदी है। देखो मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट पे में ये बात बार बार बोल चुकी हूँ कि क्वेश्चन जितना लंबा होगा ना उतना इजी रहता है। कैसे इजी होगा देखो मैं अभी बता रही हूँ। अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम कंटेन्स 100 kbp DNA एंड 6 रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, इतना तक पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे बात करा है बैक्टीरियल क्रोमोसोम की। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम कैसे होते हैं? राउंड स्ट्रक्चर के होते हैं ना, सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया पे। तो देखो मैंने बना लिया एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम, उस पे क्या हुआ है? 6 रेस्ट्रिक्शन साइट बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 रेस्ट्रिक्शन साइड्स हैं। ओके, मतलब 6 जगह कट हुआ है। बाय रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द फ्रैगमेंट्स वुड बी ओके। तो यहाँ पे देखो कितने साइट निकले। अगर 6 रेस्ट्रिक्शन साइट है तो कितने पार्ट्स निकलते हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 रेस्ट्रिक्शन साइट पे 6 पार्ट हम लोग का निकल रहा है। तो 6 पार्ट में से 5 पार्ट की आप लोगों को यहाँ पे नंबर दे दिया है, अच्छे से सुनते रहो। 6 पार्ट से आउट ऑफ 6 5 फ्रैगमेंट की आप लोगों को मेजरमेंट यहाँ पे दे दिया है। तो 6th नंबर पार्ट को कैसे निकालोगे? टोटल से माइनस कर दो। समझ में आया?
टोटल लेंथ दिया है 100 kbp, 5 फ्रैगमेंट को ऐड करो, 5 फ्रैगमेंट की यहाँ पे इंडिविजुअल लेंथ दे दिया है, उसे ऐड करो, देन 100 से माइनस कर लो। अगर ये 5 को ऐड करते हो तो यहाँ पे 95 आएगा आंसर। ठीक, अब 95 को 100 से माइनस कर लो, आंसर कितना आ जाएगा, 5 kbp आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। ओके, और एक बार बता रही हूँ, इस तरह की क्वेश्चन बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। टोटल लेंथ 100 दे दिया है एंड 5 पार्ट्स की मेजरमेंट आप लोग को दे दिया है, तो 5 पार्ट्स को आप लोग को ऐड कर लेना है एंड 100 से माइनस कर लेना है। ठीक है, एंड एक बात को ध्यान रखना है इसी तरह की क्वेश्चन पे कि यहाँ पे बात करा है बैक्टीरियल क्रोमोसोम की। अगर आप लोग क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर इस तरह से राउंड नहीं बना के इस तरह से अगर स्ट्रेट लाइन पे बना देते हो एंड 6 जगह अगर कट कर देते हो, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 7 पार्ट्स आ जाएंगे। यहीं पे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बट हमें इस तरह की नहीं सोचना है, हमें यही डायग्राम बनाना है राउंड स्ट्रक्चर पे, जहाँ पे कि जितने रेस्ट्रिक्शन साइड्स होते हैं उतनी पार्ट्स ही निकलते हैं। ओके, 6 रेस्ट्रिक्शन साइड्स मीन्स 6 पार्ट्स, 7 रेस्ट्रिक्शन साइड्स मीन्स 7 पार्ट्स, 10 रेस्ट्रिक्शन साइड्स मीन्स 10 पार्ट्स। ओके, अभी क्लियर हो गया। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। माइकोप्लाज्मा डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया इन नॉट पोजेसिंग, इट इज़ अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से कैसे डिफर होता है, क्या नहीं होता माइकोप्लाज्मा में, नॉट पोजेसिंग क्या नहीं होता माइकोप्लाज्मा पे, सेल वॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। द हेलिकल सिमेट्री ऑफ कैप्सिड्स इज सीन इन वेयर, तो हेलिकल सिमेट्री ऑफ कैप्सिड्स ये कहाँ पे होता है, हेलिकल सिमेट्री देखो याद आ रहा है, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, टोबैको मोजाइक वायरस दैट इज TMV। ओके, यहाँ पे जो प्रोटीन रहता है उस वो जो कवर्ड होके रहता है उसको ही तो कैप्सिड बोलते हैं। तो हेलिकल सिमेट्री ऑफ कैप्सिड ये सीन होता है TMV दैट इज tobacco mosaic virus. So here the option number D is correct. Let's see question number 53. Which of the following statement is not correct for cycus? देखो ज़्यादातर क्वेश्चन ना आप लोग को इसी तरह से ही आया है, not correct for cycus, तो cycus के लिए सही नहीं है। ओके, पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर A is the zygote forms free nuclear pro embryo, ये तो सही है, ये करेक्ट है। B is the endosperm contains female gametophytic cell, साइकस पे ये भी सही है। ऑप्शन नंबर C is the suspensor pushes the embryo deep into the endosperm, ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों तो सही हो गए। अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 को। सो ऑप्शन नंबर D is embryo differentiate several cotyledons, तो ये वाला गलत हो गया। देखो कैसे गलत हो गया, several cotyledons दिया है बट ये नहीं होगा। जो साइकस के एम्ब्रियो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं 2 to 3 कॉटिलिडन्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखें क्वेश्चन नंबर 54। फॉर्मेशन ऑफ विंग्ड पोलन ग्रेन्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट। देखो विंग्ड पोलन ग्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम पे आता ही आता है। ठीक है, विंग्ड पोलन ग्रेन कहाँ पे होता है, पाइनस पे। ओके, अगर स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो इसी तरह से 2 विंग निकलते हैं पोलन ग्रेन से। ओके, इस तरह की एक स्ट्रक्चर रहता है। सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। अ 16 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक with 3-celled egg apparatus and 11 antipodal cells is the characteristic of what? ओके, तो ये आ गई बात एम्ब्रियो सैक की जो टाइप्स रहते हैं। ठीक है, उनकी सेल की नंबर के हिसाब से टाइप्स रहते हैं। तो 4 टाइप यहाँ पे दिया है, प्लम्बागो टाइप, ड्रोसा टाइप, पेपरमिया टाइप एंड प्लम्बाजेला टाइप। बट कहाँ पे 16 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो एंड उसके साथ साथ होगा 3-celled egg apparatus एंड 11 एंटीपोडल, तो ये कैरेक्टरिस्टिक रहता है ड्रूसा टाइप पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, ड्रूसा टाइप। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 56। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड व्हाट। देखो तो मेज ग्रेन की एंडोस्पर्म की आउटर मोस्ट लेयर क्या हो जाएगा,
टैपेटम, पेरिप्लाज्म, एपिडर्मिस और एल्यूरोन लेयर। तो यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा आंसर आपका एल्यूरोन लेयर। ठीक है, द एल्यूरोन लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म एंड इसके अंदर क्या होता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म। बट यहाँ पे हम लोगों को आउटर मोस्ट लेयर के बारे में पूछा है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, द स्टडी ऑफ द इकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड व्हाट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कैसे है मैं बता रही हूँ। यहाँ पे लिखा है अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, देखो इंडिविजुअल स्पीसीज नहीं लिखा है, अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज लिखा है। तो अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज मीन्स व्हाट, ग्रुप ऑफ स्पीसीज को हम और क्या बोल सकते हैं, कम्युनिटी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी की स्टडी को क्या बोलते हैं, सिनिकोलॉजी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई कोई बच्चे ना यहाँ पे ऑटो इकोलॉजी लिख के आए होंगे, मुझे पता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे लिखा था ग्रुप ऑफ स्पीसीज, अब ग्रुप ऑफ स्पीसीज मीन्स कम्युनिटी, कम्युनिटी की इकोलॉजिकल बिहेवियर को स्टडी करना है, तो आंसर हो जाएगा सिनिकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इंटरैक्शन बिटवीन पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन की नेगेटिव इंटरैक्शन को चूज करना है। तो इंटरैक्शन मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज योर पॉजिटिव, सेकंड वन इज योर नेगेटिव। ठीक है, बट यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस को, कंपटीशन, सिनर्जिज्म, कमेंसलिज्म एंड सिंट्रोफी। ठीक है, ये दोनों को गोली मारो, बी एंड डी ये दोनों हमारे स्टडी के बाहर ही हैं, तो हमें चूज करना है कंपटीशन एंड कमेंसलिज्म के अंदर कि कौन होगा पॉजिटिव, कौन होगा नेगेटिव। तो कमेंसलिज्म तो होता है पॉजिटिव, होता है या नहीं, तो बच गया क्या, कंपटीशन। तो कंपटीशन हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, दैट इज कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 59, द अल्ब्यूगो इन्फेक्शन कजेज व्हाट। देखो ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुकी हूँ, मैं ये प्रैक्टिस सेट पे भी दी थी एंड जितना मुझे याद है मॉक टेस्ट पे भी था शायद अल्ब्यूगो का क्वेश्चन। तो अल्ब्यूगो कैंडिडा ये क्या कज करता है, इट इज़ एन ऑब्लिगेट प्लांट पैथोजेन दैट इन्फेक्ट द ब्रासिकासी, द क्रूसीफर फैमिली एंड सो आंसर क्या हो जाएगा, वाइट रस्ट है या नहीं, वाइट रस्ट इन क्रूसीफर। ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, शायद ये सारे ही बच्चे करके आए होंगे तुम लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप इन बायोमोलिक्यूल। देखो ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ही आए हैं, नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, बायोमोलिक्यूल पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो COO ये तो एक एसिडिक ग्रुप है या नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप है। एंड CO को अगर हम लोग देखें तो ये तो कीटो ग्रुप है, कीटोन पे हम लोग लगाते हैं। एंड SH जो है ये एक थायोल ग्रुप है, इसे भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो बच गया क्या, CC। ये CC क्या होता है बेटा, ये होता है कार्बन चेन, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये एक कार्बन चेन है। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन पे पूछा है विच इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 को। ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट सेल्स द आयंस आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय whom। तो बात यहाँ पे हो रही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे क्या यूज़ होता है, ATP यूज़ होता है या नहीं, एनर्जी यूज़ होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। तो और एक पॉइंट यहाँ से क्या निकल रहे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की अलोंग भी जा सकता है, अपोजिट भी जा सकता है। ठीक है, अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा होता तो वो हो जाता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ से देखो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कोई रिलेशन नहीं है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ। एंड अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ये भी कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ।
थर्ड पे आ जाएंगे द फंक्शन ऑफ कैरियर, ये हो जाएगा आंसर। देखो क्योंकि फोर्थ पे डिफ्यूजन है, ये तो नहीं होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, द फंक्शन ऑफ कैरियर, कैरियर की फंक्शन, कैरियर की हेल्प से जितने भी आयंस मॉलिक्यूल होते हैं वो मेम्ब्रेन पे पास कर सकते हैं, ओके, ड्यूरिंग द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो एट अ टेम्परेचर नियर द फ्रीजिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ व्हाट। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्यों स्लो हो जाते हैं, ये हो गया क्वेश्चन। वाई, तो फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स वो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा, टेम्परेचर ओबियसली कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट पे। ओके, तो अभी एक बात हमें मिल गई कि टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर लो है। अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो वाटर एब्जॉर्प्शन किसके साथ डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट रहता है ट्रांसपिरेशन पूल के साथ। जितना ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा उतना वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर लो एरिया है तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा, ट्रांसपिरेशन ओबियसली कम होगा। तो अगर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ही कम हो रहा है तो उसी के वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी कम होगा। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ट्रांसपिरेशन इज रिटार्टेड। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट एरिया है मीन्स वो टेम्परेचर लो है, एंड टेम्परेचर लो है मीन्स ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम हो रहा है, उसी के वजह से ही वाटर एब्जॉर्प्शन की रेट स्लो हो गया है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे, एंड ये क्वेश्चन देखो कौन कौन करके आए हो 63 नंबर क्वेश्चन, मुझे ज़रा बताओ तो कितना इजी वाला क्वेश्चन है। देखो अभी फटाक से निकालेंगे आंसर हम लोग। सेल वॉज मेजर्ड आज 600 म्यूमीटर इन डायमीटर, ठीक है, under the microscope with 40x objective and 10x eyepiece. The actual diameter of the cell was what? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला में लिखूंगी मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इमेज साइज, IS लिख रही हूँ, इसे नोट डाउन कर लो, इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव साइज, ओके, OS, IS इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव साइज। तो अभी देखो कैसे हम फटाक से आंसर को निकालते हैं। मैग्निफिकेशन पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 40x ऑब्जेक्टिव है, 10x आईपीस है, तो मैग्निफिकेशन पे हो जाएगा 40 × 10 होगा या नहीं, इज इक्वल टू देखो ये नीचे करेंगे IS दैट इज इमेज साइज, क्या है यहाँ पे इमेज साइज 600 म्यूमीटर। ओके, तो हमें क्या पूछा है, एक्चुअल डायमीटर ऑफ द सेल, मीन्स हमें ऑब्जेक्ट की साइज पूछा है, तो ये ही हमें निकालना है, एंड इसी को मैं ले लूँगी x, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ऊपर में लिख रही हूँ, देखो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 400, ये आएगा या नहीं मुझे बताओ तो। इसे मैं जस्ट मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हूँ, x इज इक्वल टू 600, ये था, ये नीचे आ गया, डिवाइडेड बाय 400, 0 0 कट जाएगा, 6 को 4 से डिवाइड कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 म्यूमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन में करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। देखो कितना इजी। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 64। द मोलर मास ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल कैन बी डिटरमाइंड बाय व्हाट। ओके, तो मोलर मास किसकी निकालेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल की, इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल मीन्स हम लोग एग्जाम्पल ले जाते हैं प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन एक क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है। एंड प्रोटीन की अगर हम लोग मोलर मास या मोलिकुलर वेट जो भी बोलो, उसे अगर हम लोग को निकालना होता है तो हम क्या लेते हैं, SDS पेज ना,
HDS स्पेस दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस की, दैट इज सोडियम डोडिसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्वेश्चन भी था प्रैक्टिस सेट पे, इसलिए मैं बोलती थी कि प्रैक्टिस सेट करो प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो बच्चे अच्छे से सारे प्रैक्टिस सेट को किए होंगे रिवाइज और प्रैक्टिस किए होंगे उनका तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, चलो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट RNA। ओके, तो RNA की ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है ये चारों में से? तो ऑप्शन नंबर ए, mRNA इज द मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज mRNA इज द लार्जेस्ट एमोंग RNAs। ये सही बात है, जो मैसेंजर RNA होता है, क्योंकि वहाँ पे एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, सो ये लेंथ पे बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, और वी कैन से इट इज़ द लार्जेस्ट एमोंग द RNAs। ऑप्शन नंबर सी इज tRNA इज द लार्जेस्ट एमोंग RNA। देखो अभी हमने बोला कि mRNA लार्जेस्ट है, तो tRNA कैसे होगा? ये भी गलत है। rRNA अंडरगोज डायनामिक चेंजेस, तो डायनामिक चेंजेस पर tRNA जाता है, rRNA नहीं जाता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो सही में क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, द प्री रिक्विसाइट्स फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक्स डज नॉट इंक्लूड व्हाट। तो ट्रांसजेनिक प्रोडक्शन पे प्री रिक्विसाइट क्या क्या है वो अगर हम लोग पता कर लेते हैं, सो कौन सा वाला नहीं होगा ये हमें मिल जाएगा। तो क्या क्या चाहिए रहता है हम लोग को ट्रांसजेनिक प्रोडक्शन पे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट जीन, ये तो होगा, ये हम लोग को चाहिए। देन आइसोलेशन ऑफ द टारगेट जीन्स, ठीक है, आइसोलेट करेंगे। देन इंटीग्रेशन ऑफ द जीन टू द वेक्टर, ये भी हम लोग करते हैं। बट ऑप्शन नंबर डी पे जो दिया है आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ द जीन, ये प्री रिक्विसाइट नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर से लिख रही हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, न्यूक्लिक एसिड लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन कैन बी डन बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो वर्ड को देखो, वर्ड क्या है? एक्सेप्ट, मतलब कौन नहीं करता है ये काम को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्सास रेड। ठीक है, ये बेसिकली आप लोगों की प्रोटीन पे यूज़ होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया है न्यूक्लिक एसिड, तो बाकी तीनों जो रहते हैं वो यूज़ होते हैं, बट टेक्सारेड ये प्रोटीन पे यूज़ होता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, Pribnobox is the 10 box in the bacterial promoter region having the consequent sequence of what? तो Pribnobox it is a direct question, इसे क्या बोलते हैं? इसे टाटा बॉक्स भी बोलते हैं, है या नहीं? टाटा बॉक्स, एंड यहाँ पे सीक्वेंस क्या होता है? TATAAT। ठीक है, ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन आया था, TATAAT। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, Which of the following is a gaseous biogeochemical cycle? गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल कौन सा वाला है इनमें से? तो देखो, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस। तो सल्फर, पोटेशियम एंड फास्फोरस ये तीनों क्या होते हैं? सेडिमेंटरी साइकिल, है या नहीं? बट यहाँ पे बात कर रहा है गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल की, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। कितना इजी वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज इज कॉल्ड व्हाट। ये तो एक बहुत ही इजी वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है। दो कम्युनिटी की जो ट्रांजिशन जोन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इकोटन, है या नहीं? इकोटन बोलते हैं। तो सो हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, तो आज की क्लास पे हमने 2021 पीजी एंट्रांस की जो बॉटनी पेपर था और क्वेश्चन पेपर था उसे एनालाइज किए, क्वेश्चन को समझे, आंसर क्या होगा उसे भी जाने, ताकि और भी जितनी आप लोगों की अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहा है एंट्रांस एग्ज़ाम, उसे अगर वहाँ पे इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली वो क्वेश्चन को भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, बस इसे रट्टा मार के MCQs क्वेश्चन है तो मैं बस रट्टा मार के आंसर रट लूँगी, इस तरह की गलती कभी मत करो। MCQs है तभी भी क्वेश्चन को समझना है हमें। ठीक है, सो इसीलिए अभी भी बोल रही हूँ कि वीडियो को अच्छे से देखो, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करो, फॉरवर्ड लेके नहीं
मत देखो वीडियो को, ठीक है। एंड अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं और एक क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।